जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हैं। इसके पहले हम रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस 1 अपलोड कर चुके हैं और दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट हैं इनको रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया गया है। इसमें हमने जीके, साइंस और करंट अफेयर्स रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किया है और दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, ये साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्रियां बच्चे पैदा करते समय कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं? दोस्तों जब स्त्रियां बच्चे पैदा करती हैं तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। ओके दोस्तों, प्रसव के टाइम पे जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो ये क्या करता है? हार्मोन रिलैक्सिन ये लिगामेंट को नरम और चौड़ा करता है, ठीक है, जिससे बच्चा पैदा करने में महिलाओं को आसानी होती है, मदद मिलती है, दर्द नहीं होता है, ठीक है, ज़्यादा। और दोस्तों ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है, यदि पूछा जाए कि ये किस ग्रंथि यानी कि किस ग्लैंड से स्रावित होता है, दोस्तों ये ओवरी यानी कि अंडाशय ग्रंथि से रिलीज होता है। कहाँ से? ये अंडाशय ग्रंथि से रिलीज होता है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो नंबर सेकंड क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? दोस्तों सनशाइन विटामिन जो है ये विटामिन डी को कहा जाता है, ठीक है। और विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। कहाँ से? सूर्य की रोशनी से। और विटामिन डी की बात करें कि इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल जो है इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से रैकेट्स रोग हो जाता है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो कवकों का प्रयोग किया जाता है। कवकों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? दोस्तों कवक यानी कि फंगस, और इसको खाद्य पदार्थ के रूप में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। अल्कोहल के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ब्रेड बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो कवक यानी कि फंगस का उपयोग जो है वो ये उपयुक्त सभी जगह किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, पुस्तक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट के लेखक कौन है? दोस्तों बुक का नाम क्या है? एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट। और इस बुक के राइटर जो हैं इनका नाम है KJ अल्फोंस। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं दोस्तों, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पुस्तक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट का विमोचन किया है, ठीक है। इस बुक का विमोचन किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने, ठीक है। और इस बुक के राइटर कौन है? तो ये जो हैं ये पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के सदस्य हैं। इनका नाम क्या है? KJ अल्फोंस इनका नाम है। अच्छा, इस बुक में क्या बताया गया है? तो इस पुस्तक में 7 वर्षों में भारत की सुधार यात्रा के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों आपको यदि इसी प्रकार से डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है, आपके एग्जाम के लिए कम समय है, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? तो 50 से ज़्यादा टॉपिक 22 करंट अफेयर्स आपको हमारी इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। इन टॉपिक के अलावा 1200 से ज़्यादा डिटेल MCQ आपको हमारी इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। यदि हम बात करें कि टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे इस ई बुक के अंदर, तो टोटल 5000 से ज़्यादा डिटेल MCQ हमारी इस ई बुक के अंदर रहेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं करंट अफेयर्स में, ठीक है, हमारी ई बुक को बाय करके। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं कि ग्रुप डी के लिए मैं एक स्पेशल ई बुक लॉन्च करने वाला हूं, ठीक है। लगभग 1 सप्ताह का समय लगेगा, तो ग्रुप डी वालों के लिए स्पेशल बुक लॉन्च होने वाली है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के नए निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB, और इसके जो नए डायरेक्टर हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है तपन कुमार डेका। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ये जो तपन कुमार डेका हैं इन्होंने अरविंद कुमार का स्थान लिया है। अब IB तो सभी लोग जानते होंगे, IB का फुल फॉर्म इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, ठीक है। इसकी स्थापना पूछी जाए तो इसकी स्थापना 1987 में करी गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, BCCI भ्रष्टाचार निरोधक इकाई, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? तो BCCI एंटी करप्शन यूनिट कहते हैं। तो इसके लिए जो न्यू चीफ यानी कि नए प्रमुख हैं
ये कौन बनाए गए हैं दोस्तों? ये बनाए गए हैं शब्बीर हुसैन सखादम खंडवाला। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों यदि हम बात करें बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और हिंदी में हम इसको भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। और दोस्तों ये जो बोर्ड है ये भारत में क्रिकेट मैच रेगुलेट करता है, ठीक है। बीसीसीआई भारत में जितने भी क्रिकेट होते हैं सभी को रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष जो हैं ये सौरभ गांगुली हैं। और कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं? तो ये 39वें नंबर के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और बीसीसीआई के सचिव जो हैं ये जय शाह हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। हम बात करें कि राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 245, ओके। और यदि हम बात करें कि ये अधिकतम कितनी हो सकती है, तो अधिकतम हो सकती है कितनी? 250 हो सकती है। और यदि हम बात करें कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो जो उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, जो उपराष्ट्रपति हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा उपसभापति और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के जो जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, तो राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं प्लस में जो उपसभापति है, उपसभापति कौन होता है राज्यसभा सभा का? तो इन्हीं सदस्यों में से इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा का वो कौन सा व्यक्ति है जिसका कार्यकाल या फिर कौन सा पदाधिकारी है जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है? तो फटाफट से आंसर लगाइए। राज्यसभा का कौन सा पदाधिकारी जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है? तो वो कौन है? वो हैं सभापति राज्यसभा के, ठीक है। क्योंकि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। बाकी राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं सभी का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है? तो देखो दोस्तों, कच्छ की खाड़ी में कांडला बंदरगाह स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और जो कच्छ की खाड़ी है ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, ठीक है। और जो कांडला बंदरगाह है इसका नाम 2017 में बदला गया है, ठीक है। तो कांडला बंदरगाह का नाम अब क्या है वर्तमान में? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह जो है ये कांडला बंदरगाह का नाम हो गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? जो हल्दिया बंदरगाह है सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि ये कहाँ पर स्थित है। हल्दिया बंदरगाह तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ओके। और देखो दोस्तों, इस बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? तो इससे पेट्रोलियम पदार्थ आयात किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो बंदरगाह है ये कलकत्ता बंदरगाह का लोड कम करने के लिए विकसित किया गया था। हल्दिया बंदरगाह को कलकत्ता बंदरगाह का लोड कम करने के लिए विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हीरा संस्थान यानी कि इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये स्थित है सूरत, गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और हम इसकी यदि स्थापना की बात करें तो 1978 में इसकी स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बल्लेबाज किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले विश्व के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं? दोस्तों किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में और 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले वर्ल्ड के 3rd बल्लेबाज जो हैं ये कीरोन पोलार्ड बन गए हैं। हम डिटेल की बात करें तो 4 मार्च 2021 को वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज कीरोन पोलार्ड किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले विश्व के तीसरे बल्लेबाज बन गए, ठीक है। और ये उपलब्धि इन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध में T20 मैच में हासिल की। उन्होंने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए। किसकी गेंदों पर लगाए? तो श्रीलंकाई स्पिनर हैं अकिला दानंजय, ठीक है। तो इनकी गेंदों पर लगाए। और पोलार्ड से पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत के युवराज सिंह और दक्षिण अफ्रीका के हर्षल गिब्स जो हैं ये 1 ओवर में 6 छक्के लगा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का दूध पीला सफेद किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों यदि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ेंगे ना तो आप क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे एग्जाम में। दोस्तों गाय का दूध पीला सफेद जो है ये केसीन के साथ में, ठीक है। किस चीज के साथ में? ये कैरोटीन के साथ में केसीन की उपस्थिति के कारण होता है।
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से 3-4 टाइप से आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले पूछा जाएगा कि किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध है ये पीला होता है। तब आपको क्या कहना है, यदि केवल पीला पूछा गया है तब आपको कहना है कैरोटीन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, और केवल यदि ये पूछा जाए कि गाय का दूध सफेद किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, तब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कैसीन की उपस्थिति के कारण। और यदि ये पूछा जाए कि गाय का दूध पीला सफेद किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, तब आप कहेंगे कैरोटीन प्रोटीन के साथ में कैसीन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण। ओके, अब देखिए गाय के दूध में भैंस के दूध की अपेक्षा वसा कम मात्रा में होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, तो गाय के दूध में जो वसा की मात्रा है ये होती है 3.5% से 4% तक। ठीक है, और यदि हम भैंस की बात करें तो भैंस में वसा की मात्रा कितनी होती है, तो 7.2% होती है भैंस के दूध में वसा की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। दोस्तों स्थानीय स्वशासन का पिता जो है ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो है ये कब की गई थी, तो 1882 में, और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई थी। इस कारण जो है लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है भारत में। ठीक है, अब लॉर्ड रिपन की हम बात करें कि इनके कार्यकाल में कौन कौन से प्रमुख कार्य किए गए हैं, तो दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति करी गई थी 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। प्रथम फैक्ट्री एक्ट लाया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। प्रथम नियमित जनगणना पूछा जाता है कब की गई थी, 1881 में, और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। स्कूली शिक्षा हेतु हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी, 1882 में, और किस लिए, तो स्कूली शिक्षा के लिए की गई थी। किसके कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। एल्बर्ट विल विवाद जो है ये कब पारित हुआ था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अकाल संहिता की स्थापना 1883 में और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ये 6 महत्वपूर्ण कार्य आपको याद रखना है। इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ था। दोस्तों हरित क्रांति का सीमित प्रभाव किस फसल पर हुआ था, दालों पर हुआ था। ठीक है, यदि हम बात करें कि हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने के लिए कहां पर मिला, तो सबसे ज्यादा गेहूं पर, ठीक है, चावल पर और मक्का पर। ठीक है, सर्वाधिक रूप से हरित क्रांति का प्रभाव देखने के लिए मिला, लेकिन दलहनों और तिलहनों पर इसका प्रभाव बिल्कुल कम देखने के लिए मिला। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ओके, और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से की गई, तो 1966-1967 से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करी गई। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है ये एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसको, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सालोनम ट्यूबरोसम है। तो दोस्तों सालोनम ट्यूबरोसम जो है ये किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है, ये आलू का वैज्ञानिक नाम है। और आलू भूमिगत तने का उदाहरण है। कैसा, ये भूमिगत तने का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं ये सरदार इकबाल सिंह लालपुरा बने हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे इंपोर्टेंट फैक्टों की हम बात कर लेते हैं। तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है और इन्होंने सैयद गयूर उल हसन रिजवी का स्थान लिया है। अब जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है इसको शॉर्ट में एनसीएम कहा जाता है। फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। ठीक है, और यह एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। ठीक है, अल्पसंख्यक समुदायों में कितने धार्मिक समुदाय आते हैं, तो सर 6 धार्मिक समुदाय आते हैं। कौन कौन, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। ठीक है,
और 2011 में जो जनगणना हुई थी इसके अनुसार देश की जनसंख्या में इन 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों का जो परसेंट है ये 19.30% है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। तो सरसों की मिश्रित खेती किस फसल के साथ में की जाती है? तो सरसों पूछा जाए या फिर राई पूछा जाए। ठीक है, राई और सरसों की जो मिश्रित खेती है ये करी जाती है गेहूं के साथ में। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष की आयु का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो वृक्षों की जो आयु का निर्धारण है ये विकास वलय यानी कि ग्रोथ रिंग के आधार पर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे पेड़ को काटा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर बीच में जो ये निशान होते हैं, ठीक है, इनको कहा जाता है विकास वलय यानी कि ग्रोथ रिंग। ठीक है, और इन्हीं के आधार पर वृक्षों की आयु का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह काम करता है? दोस्तों कैमरे का एक पार्ट होता है, इस पार्ट को कहते हैं हम फिल्म। ठीक है, ये कैमरे का पार्ट है, इसको फिल्म कहते हैं, हम अपनी भाषा में इसको रील बोलते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आंख की रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसी तरह से कैमरे की फिल्म पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ओके, और आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो वो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा? वास्तविक और उल्टा होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। करंट अफेयर्स का काफी प्यारा क्वेश्चन है। भारत की तजामुल इस्लाम ने किस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो तजामुल इस्लाम ने विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में और गोल्डन मेडल जीता है। ठीक है, डिटेल की बात कर लेते हैं। तो भारत की 13 वर्षीय खिलाड़ी हैं तजामुल इस्लाम और इन्होंने काहिरा मिस्र में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्डन मेडल जीता है। इन्होंने फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना की ललीना को पटकनी दी है। और जो तजामुल हैं ये उत्तरी कश्मीर के बांदापुर जिले से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों कैमरे में जो लेंस प्रयुक्त होता है ये कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस यानी कि ये उत्तल लेंस होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के 11वें नंबर के सीएम कौन बने हैं? तो उत्तराखंड के जो 11वें नंबर के सीएम हैं ये पुष्कर सिंह धामी बने हैं। ओके, अब बात हुई है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक तो शीतकालीन राजधानी है, ठीक है, और ये शीतकालीन राजधानी देहरादून है। दूसरी है ग्रीष्मकालीन राजधानी जो कि गैरसैंण है। उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी बन गए हैं 11वें नंबर के। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गुरमीत सिंह जो हैं ये उत्तराखंड के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो है ये है पायरिडॉक्सिन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचयिता कौन है? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचयिता हैं मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? तो इनमें से कौन सी कृषि की विधा है जो कि इको फ्रेंडली है? तो देखो दोस्तों, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर कार्बनिक कृषि, इसको क्या कहा जाता है? इसको इको फ्रेंडली कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार की कृषि में किसी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे, और ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम बात करें कि 2021 में इसकी थीम क्या रही है? 2021 में इसकी थीम रही थी वैल्यूइंग टॉयलेट। ठीक है, यानी कि शौचालयों के मायने। और अभी 2022 की थीम तो आई नहीं है क्योंकि अभी नवंबर मंथ तो आया ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में गुलाब का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो गुलाब का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है ये अजमेर की पुष्कर घाटी में किया जाता है। कहाँ पर? अजमेर की पुष्कर घाटी में गुलाब का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई? दोस्तों सिविल सेवा जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्स पावर यानी कि अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक हार्स पावर
यानी कि अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। ओके, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति है, ये पावर यानी कि शक्ति को मापने की इकाई है। अच्छा, जो अश्व शक्ति शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जेम्स वाट ने सबसे पहले अश्व शक्ति शब्द का प्रयोग किया। ओके, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कहाँ नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है ये स्पेन के मैड्रिड शहर में किया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नाटो शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये 28 से 30 जून 2022 को और स्पेन के मैड्रिड शहर में किया गया। और देखो दोस्तों, इस साल 2022 में इसकी कौन सी बैठक थी, कौन सा वर्जन था, तो 32वां वर्जन था। ठीक है, और यदि हम बात करें कि इससे पहले जो 31वां वर्जन हुआ है नाटो का, ये कहाँ पर हुआ था, तो ये बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हुआ था। ठीक है, और यदि हम बात करें कि जो 33वां संस्करण है, ठीक है, 33वां संस्करण 2023 में होगा, कहाँ पर होगा, तो ये होगा लिथुआनिया में। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। हम नाटो की बात करें तो नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1949 और बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके महासचिव कौन है, तो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग जो हैं ये नाटो के महासचिव हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया। सभी क्वेश्चन को हमने डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया। यदि आपको इसी प्रकार से डिटेल में करंट अफेयर्स की स्टडी करना है तो हमारी ई बुक को बाय करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने करंट अफेयर्स को आप और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी। ठीक है, मैंने आपको एक बताया था वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने करी, और इसी में मैंने आपको बताया था वेदांत कॉलेज। ठीक है, तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक तो वेदांत सोसाइटी और दूसरा वेदांत कॉलेज। ठीक है, तो दो अलग अलग बंदों ने इनकी स्थापना करी थी। तो आप दोनों में हमें अंतर कमेंट करें। ये क्वेश्चन हमने जो रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अपलोड किया था वहां से लिया है। ठीक है, तो यदि आपने हमारा पुराना प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है उसको देख लें, प्ले लिस्ट को विजिट करें, सारे प्रैक्टिस सेट आपको एक साथ देखने के लिए मिल जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।